हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 फाइनल परीक्षा के लिए जो हिस्ट्री का मौर्य काल से गुप्त काल तक राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप भी 450 प्लस लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक धैर्यपूर्वक अवश्य देखें। इसमें सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं उसी को ऐड किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए मुद्र राक्षस, बी अर्थशास्त्र, सी बृहत कथा मंजरी, डी कथा सरित सागर। तो क्षेमेंद्र की जो रचना है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहत कथा मंजरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरे पास अभी मार्कर नहीं है तो चलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर इसीलिए मैंने लिख लिया है, तो आंसर के साथ देखते निकल जाएंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है कि इंडिका किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, बी मेगास्थनीज, सी हर्षवर्धन, डी कालिदास। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडिका किसकी रचना है। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट चैप्टर का तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंडिका जो रचना है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज की रचना है। किसका? तो मेगास्थनीज का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस गुप्त शासक के लिच्छवी देहित्र कहा जाता है? लिच्छवी देहित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी कुमारगुप्त को, डी स्कंदगुप्त को। आपको कमेंट करना और बताना है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों में शेयर कीजिए, सारे ग्रुप्स आर्ट्स वाले ग्रुप हो, साइंस वाले ग्रुप हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए तो और मज़ा आएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि इसका सही जवाब समुद्रगुप्त हो जाएगा। गुप्त शासक कौन थे? तो लिच्छवी देहित्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को। यह गुप्त वंश के शासक थे और इसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? हस्ती सेना। ऑप्शन नंबर ए महासंधि विग्रहिक, बी महास्वेपति, सी महिपिल्लुपति, डी महाबल अधिकृत। तो गुप्त काल में जो हस्ती सेना, जो हाथी का सेना का जो प्रधान होता था उसको कहा जाता था महापिल्लुपति कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई। इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें 30 प्रश्न ही ऐड किया है। जब इसका पूरा वीडियोस बनेगा इस चैप्टर्स पे तो इसमें लगभग 100 प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में जो मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको रखे हैं। तो चलिए पांचवा प्रश्न, निम्न में से महिला संत कौन थी? ऑप्शन नंबर ए मीरा, बी अंडाल, सी कराइकल, डी इनमें से सभी। तो आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। मैं सभी का कमेंट देखता रहता हूँ, प्री मायर लगा रहता है फिर भी मैं सभी का कमेंट देखता हूँ। तो 5 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीरा, अंडाल, कराइकल ये सभी जो हैं महिला संत थी। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसीलिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धर्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, सी अशोक ने, डी कनिष्क ने। आपको बताना है कि धर्म की शुरुआत आखिर किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी कनिष्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक ने धर्म की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य थे। घनानंद को हराकर इसने अपना साम्राज्य की स्थापना किया था चाणक्य के मदद से। 8वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में, बी तक्षशिला में, सी श्रवणबेल गोला में, डी उज्जैनी में। कमेंट करना और बताना है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु आखिर कहाँ हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रवणबेल गोला में। आपको कल जो हुआ था उसका पीडीएफ मिल जाएगा आज आप लोगों को, इसलिए दोस्तों में शेयर कीजिए। पीडीएफ सेंड करने में आसानी होती है जब सभी लोग एक साथ जुड़े रहते हैं। तो 9वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव, डी वैष्णव।
तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैव धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य मानता था, शैव धर्म को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न। एक मैथ पीडीएफ स्लाइड होके नीचे चला गया। चलिए ये प्रश्न हो गया है। हाँ, और ये 10 प्रश्न है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी कुणाल, सी संप्रति, डी बृहद्रथ। आपको बताना है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, बृहद्रथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? टकसाल का ऑप्शन नंबर ए कोषाध्यक्ष, बी मुद्रा अध्यक्ष, सी पन्याध्यक्ष, डी लव्य अन्य अध्यक्ष। लव्य अन्न अध्यक्ष ऐसे पढ़ा जाता है इसको, लव्यन अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पन्या अध्यक्ष जो थे, पन्य अध्यक्ष वही मौर्यकालीन टकसाल के प्रधान थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए विदिशा, बी दिल्ली, सी पाटलिपुत्र, डी राजगीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मौर्यकालीन जो कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार में, बी बंगाल में, सी उड़ीसा में, डी मध्य प्रदेश में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और प्रचार प्रसार करना शुरू किया था, कलिंग के युद्ध से ही। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है कलिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मौर्य प्रशासन में सम्राट कौन था? सम्राता कौन था? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय मंत्री, बी राजकीय कर संग्रह अधिकारी, सी मुख्य न्यायाधीश, डी अंतःपुर का रक्षक। तो मौर्य प्रशासन में सम्राता जो था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, मौर्य काल में ब्राह दे क्या था? ऑप्शन नंबर ए पशुदान, बी धनदान, सी भूमिदान, डी कृषिदान। आपको बताना है कि मौर्य काल में ब्राह दे क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिदान। 16 प्रश्न, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। तो अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वह बौद्ध धर्म था। कलिंग के युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए होना चाहिए वहाँ पे एक ही मात्रा में से किस देश में भेजा? अशोक के पुत्र और पुत्री थी महेंद्र और संघमित्रा। ऑप्शन नंबर ए जापान में भेजा था, बी मिस्र में, सी बर्मा में, डी सिंघल द्वीप श्रीलंका में भेजा था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंघल द्वीप श्रीलंका में भेजे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अशोक कौन सा बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? ऑप्शन नंबर ए उपगुप्त, बी उपाली, सी राधागुप्त, डी नागसेन। तो 18 प्रश्न जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त जो थे उसके प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए 19 प्रश्न देखिए, राजगृह के नगर वधु का नाम था क्या? ऑप्शन नंबर ए माधवी, बी अम्बपाली, सी तिस्य रक्षिता, डी शालवती। कमेंट कीजिए और बतलाइए कि राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शालवती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज ने, बी चंद्रगुप्त ने, सी बिंदुसार ने, डी कौटिल्य ने। आप लोग अंत तक धैर्य बनाकर अवश्य रखें, 10 प्रश्न और बचे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौटिल्य ने कहा था, कौटिल्य जिसको विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, बी उज्जयिनी, सी तौशाली, डी पाटलिपुत्रा। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ? तौशाली थी, तौशाली। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? ऑप्शन नंबर ए मालवा, बी कश्मीर, सी तक्षशिला, डी पटना। बताना कि आर्यभट्ट जिसको आर्यभट्ट कहाँ का वासी था जिसने शून्य की खोज की थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट जो थे पटना का निवासी था। चलिए, वासी था। तो इस प्रश्न है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए ताम्रयुगीन नगर, बी कांस्ययुगीन नगर, सी लौहयुगीन नगर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौहयुगीन नगर बोला जाता था द्वितीय नगरीकरण के नगरों को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ का अभिलेख, बी गिरनार का अभिलेख, सी वोगजाइकोई का अभिलेख, डी मथुरा का अभिलेख। तो भारत का जो प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है वह कौन सा है? तो वोगजाइकोई अभिलेख। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने किस यूनानी शासक ही राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज का किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप पाटलिपुत्र आया था? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर, बी फिलिप, सी सेलुकस, डी डिमेट्रियस। तो मेगास्थनीज किस यूनानी शासक ही राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुकस के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किस अभिलेख में किया गया? ऑप्शन नंबर ए 10वें शिलालेख में, बी 11वें शिलालेख में, सी 12वें शिलालेख में, डी 13वें शिलालेख में। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया है वह किसमें? तो 13वें शिलालेख में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी कनिष्क। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाइए, टेलीग्राम में ज्वाइन करवाइए। तो 27 का जो सही जवाब होगा, चीनी यात्री फाहियान जो आए थे वह विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। चलिए नेक्स्ट। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी स्कंदगुप्त। आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग। तो 28 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासक काल में यानी कि शासन काल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वीवीआई है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? सती प्रथा जिसमें पत्नियों को जला दिया जाता था पति के साथ। ऑप्शन नंबर ए प्रयाग अभिलेख, बी एरन अभिलेख, सी मेहरौली अभिलेख, डी मथुरा अभिलेख। सती प्रथा में होता ये था कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसमें पत्नी को भी साथ साथ जला दिया जाता था। सती प्रथा का जो अंत हुआ था मुख्यतः भारत में राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले और भी कई महान क्रांतिकारी थे, उसके जोड़ देने पर महात्मा गांधी का भी इनमें बहुत बड़ा योगदान था। तो इस सभी को जोड़ से जो सती प्रथा का अंत हो गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है राजा राम मोहन रॉय को। तो 29 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरन अभिलेख। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्षवर्धन। आपको बताना है कि बाणभट्ट की जो रचना कादम्बरी है उसमें किस शासन काल का वर्णन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन का। एक प्रश्न जाते जाते आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, नहीं कि लाइव चैट में, कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए घटोत्कच 300 ईस्वी, बी श्रीगुप्त 309 से 310 ईस्वी, सी समुद्रगुप्त 324 ईस्वी, डी चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320। भारत का नेपोलियन जो समुद्रगुप्त को बोला जाता है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दिया, इसमें लगभग 100 क्वेश्चन से ऊपर बनते हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये 31 प्रश्न जो है बार बार पूछे गए प्रश्न है। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।